नेक्स्ट हेडिंग डालो हाइपर कंजुगेशन, ये आप लोगों को पढ़ना है। देखो बेटा, इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब बातें नहीं, देखो हाइपर कंजुगेशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये दो साइंटिस्ट थे, नाथन और बेकर, उन दोनों ने मिलकर दिया था, तभी इसका नाम होता है नाथन एंड बेकर इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर नाथन एंड बेकर इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये तीन कंडीशन होता है, अपन को बस ये तीन कंडीशन याद रखना है। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन गिवन होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या है, देखो तो पहला कंडीशन ये है बेटा, sp3 कार्बन है। देखो इस कार्बन का ये आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, 3 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा, तो क्या होगा sp2। ये आपका क्या होगा बेटा, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये पास वाला जो कार्बन है ना, ये आपका sp3 होना चाहिए, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। अरे बात सुन में, sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला जो कार्बन sp3, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। ठीक है, तो यहां पर देखो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, ऐसा हो सकता है, यहां भी देखना अल्कीन का, आपका जो अल्कीन है ना, उसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ये भी आपका sp2 होगा, ये भी आपका sp2 होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला sp3 कार्बन, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो पहला कंडीशन तो क्या है कि sp2 कार्बोकैटायन की फॉर्म में हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्कीन की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, वो आपका sp2 फ्री रेडिकल के केस में हो सकता है। फ्री रेडिकल जानते हो ना, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फ्री रेडिकल। अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर होगा तो उसका क्या नाम देंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां भी देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, यहाँ टोटल क्या होगा आपके पास 3 सिग्मा, तो यहां भी हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन गिवन होगा तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। अपने को ये याद रखना है। तो यहां पे इसको मैं बोल दूंगा वैकेंट p ऑर्बिटल, इसको मैं बोलूंगा बॉन्डेड p, क्योंकि यहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई, बॉन्डेड p। और यहां पर देखो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2, यहां पे कितना है, 1, तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। अरे बात समझ में, वैकेंट p, बॉन्डेड p एंड हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक गिवन कंडीशन होगा तो वहां पे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। इतना याद रखना है। ठीक है, और मैं नोट डाल के यहां पे लिख रहा हूं, अगर मान लो आपके पास ऐसा दे रखा है ना यार, कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखना, 2 सिग्मा यहां पर, 1 सिग्मा यहां पर, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लॉन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लॉन पेयर। ये भी आपका हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा, तो 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, टोटल कितना होगा, 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कार्बन आयन डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। अरे बात समझ में, हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन क्या है, sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में sp3 कार्बन हो, उसके पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। अरे बात समझ में, 3 कंडीशन होगा, आइदर कार्बोकैटायन की फॉर्म में होगा, अल्कीन की फॉर्म में होगा, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा। और कार्बन आयन डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, कार्बन आयन डू नॉट शो हाइपर कंजुगेशन। ये बात समझ में आया, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा वहां पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। और कार्बन आयन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp3, जबकि हाइब्रिडेशन का कंडीशन क्या होता है कि sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला sp3 कार्बन, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें?
देखो इसमें से कुछ लिखना है तो, वैसे मैं नोट्स डाला हुआ ग्रुप में, लिखना है तो लिखो, बोल क्या ना। इसमें देखो कोई डाउट है तो बताओ, या बातें मत करो यार। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ आर्यन, क्या दिक्कत है? पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए हमेशा। क्या? ये पास वाला कार्बन हाँ हाँ हाँ, sp2 कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन, जिस पास वाले कार्बन को बोलते हैं ना बेटा अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हो? बीटा। ठीक है, तो अपने को यही कंडीशन है कि sp2 कार्बन के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, उसके ऊपर कम से कम एक H होना चाहिए। यही हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन है। एक से ज्यादा H होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन sp2 के जस्ट पास वाला sp3 हो और उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसा हाइड्रोजन एटम, सुनो, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है ना, उसको बोलते हो हाइपर कंजुगेबल H। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन एटम अभी मैं बताऊंगा हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे कैसे होगा, तो इस वाले हाइड्रोजन एटम को बोलते हो हाइपर कंजुगेबल H। ठीक है, आप मत बोलो यार, ठीक है। यहां तो लिखा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो तो, अब साथ में लिखता रहे, नोट्स तो अलग से बना लेना, एक ऐसा कॉपी बना ले, इसमें तो मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इधर देखो, मैं इधर कंपाउंड लिख रहा हूं, इधर अल्फा H लिख रहा हूं। पास वाला जो कार्बन होगा ना, या बात नहीं, पास वाला कार्बन होगा ना sp2 के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो H होगा उसी को क्या बोलेंगे? अल्फा H। जैसे आप बताओगे, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3CH2 पॉजिटिव, इस कंपाउंड के पास कितनी अल्फा H है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये sp2 है, ये पास वाला बेटा अल्फा हुआ, sp3 है, तो यहां पर कितना H है? 3। यहां पर देखो तो इस कंपाउंड के पास कितनी अल्फा H है? ये sp2 है, इसके पास में कोई sp3 कार्बन है नहीं, तो कितना अल्फा H होगा बेटा? 0। थर्ड देखो, यहां पर देखो अल्फा H कितना हो गया? 6। 3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, टोटल कितना हो जाएगा? 6। साथ के साथ लिखते रहना। यहां पर चेक करना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 3 3, ये भी sp3, अल्फा अल्फा अल्फा। अच्छा यहां पे बताओ कितनी अल्फा H है? देखो ये sp2 है, ये अल्फा, ये बीटा। आपको तो पास वाला sp3 देखना है, वही आपका अल्फा कार्बन होगा। कितना अल्फा H है यहाँ पर? 2। ऐसे ही सेम आप नीचे लिखते रहना। अच्छा यहां पर देखो, ये sp2 है, ये भी sp2 है, कोई sp3 कार्बन ही नहीं है, तो कितनी अल्फा H होगा बेटा? 0। यहां पर चेक करो, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये वाला क्या? पास वाला sp3 अल्फा कार्बन होगा। कितना यहां पर? 3। यहां पे बताओ, ये sp2, ये भी sp2, इसके रेस्पेक्ट में ये पास वाला अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये पास वाला अल्फा। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। यहां पर देखो कितना हो जाएगा? 9।
कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा ऐसा कंपाउंड लिख के दूँ तो इसमें बताओगे 4 होगा। हाँ देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, इसके पास वाला बेटा देखो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो यहाँ पर 2H होगा, यहाँ भी 2H होगा, तो अल्फा कितना हुआ 4, ठीक है। इतना नोट करो एक बार, बस आपको अल्फा H आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अल्फा H आ गया तो हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसके पास जितना अल्फा H होगा उसका उतना ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है। और एज द नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या अल्कीन इंक्रीजेज। ये लिखा इधर वाला, अच्छा यहां पर ऐसे चेक करके बताना यहां पे कितना होगा अल्फा H। नहीं ध्यान से देखो यार, हाँ 7। देखो ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो 2 तो यहाँ पे होगा यार, 2 यहाँ पे होगा, ये वाला कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 यहाँ पे होगा, तो 3 2 2 टोटल कितना होगा 7। ऐसे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मान लो फ्री रेडिकल का एग्जांपल दूँ तो ये भी तो sp2 होता है, फ्री रेडिकल भी, तो यहाँ पे कितनी अल्फा H हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो अल्फा H आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। बस आपको क्या करना है sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला sp3 कार्बन, उसके ऊपर जो H होता है उसी को क्या बोलते हो अल्फा H। हाँ अभिनव क्या दिक्कत है? सर एक बार वापस बताना सर, क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन करी। इसमें ऐसे ही याद रखना बेटा, देखो आपका जो हाइपर कंजुगेशन है ना उसके लिए 3 कंडीशन है। sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला sp3 कार्बन हो, उसके पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। अब वो 3 कंडीशन है कि sp2 कब हो सकता है, या तो वो कार्बोकैटायन की फॉर्म में हो, या अल्कीन के फॉर्म में हो, या कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि sp2 कार्बन हो, उसके रेस्पेक्ट में जस्ट पास वाले कार्बन पर कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। उसी को क्या बोलते हो अल्फा H। अब यहां पर देखना ये sp2 है, ये sp2 है, इन दोनों के पास में कोई sp3 कार्बन ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया। ये sp2 है, ये sp2 है, यहां पे क्या है ये पास वाला sp3, इसको क्या बोलेंगे अल्फा, तो यहां पे कितना लिख दिया 3। ये sp2, ये sp2, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ऐसे 9 12। ये sp2, ये sp2, तो ये sp3 अल्फा, ये तो बीटा होगा, बीटा अपने को देखना ही नहीं है, अल्फा अल्फा चेक करना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 और 3 7, और यहाँ पे क्या होगा 2 2 3 3 10। और देखो ये भी sp2 होगा, पास वाला अल्फा 3, ये sp2 होगा, पास वाला अल्फा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो मैं इसमें से फर्स्ट डिस्कस करता हूँ हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। देखो कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। देखना यार, जैसे मान लो आपके पास ये है, आपका कार्बोकैटायन ऐसे ही होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से क्या किया 3 तो बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, जिसके कारण कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब यार देखना, मैंने इसको दूसरा नाम बोला था ना, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, ये रेजोनेंस का साइन है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक बार सामने देखो, इस कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस कार्बन के पास क्या आना चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखना कार्बन और H का बॉन्ड है, और कोई भी बॉन्ड हो वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस कार्बन के पास क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से बेटा जो H बाहर निकलता है ना वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलता है,
तो देखो हेड पे क्या आता है नेगेटिव, और टेल पे मतलब एच, एच के ऊपर क्या आएगा एच पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या बना देंगे बेटा बॉन्ड, ऐसा बन जाएगा यार। देखो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, H पॉजिटिव साइड में ऐसा रहेगा। अब इसको मैंने दूसरा नाम बोला था ना कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, इन दोनों के बीच में साइन क्या है रेजोनेंस का, कार्बन और H पॉजिटिव के बीच में देखो कोई बॉन्ड नहीं है, अरे बात समझ, इसलिए इसको बोला नो बॉन्ड रेजोनेंस। एंड सेकंड, अब ये वाला H पॉजिटिव देखो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यार देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, पाई बॉन्ड होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और H पॉजिटिव तो जानते हो, H पॉजिटिव के पास क्या होगा प्रोटॉन, ठीक है, H पॉजिटिव के पास क्या होगा प्रोटॉन, यहां पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, सिंपल आपका क्या होगा अट्रैक्शन होगा, आ रही बात समझ में। अब एक चीज देखना, इस कार्बन पे जो 3 H है वो तीनों H क्या है सिमेट्रिकल है, तीनों ही सेम है। अगर ये वाला H हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है तो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो लेकिन एट ए टाइम क्या होगा एक ही H इन्वॉल्व होगा। जब आप इसको इन्वॉल्व करोगे तो इसके साथ बॉन्ड बना देना, इसको शायद तुम्हें आप ऐसे लिख देना H डबल बॉन्ड CH2, अरे बस हमें एट ए टाइम एक ही तो H इन्वॉल्व होगा। अगर ये इन्वॉल्व हो रहा है तो ऐसा बन जाएगा, अगर ये इन्वॉल्व होगा तो इसके साथ क्या होगा बॉन्ड होगा, ये H पॉजिटिव बन जाएगा। अगर तीसरा वाला इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा इन दोनों के साथ बॉन्ड होगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, ये आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके पास कितना H है 3, तो इसका बेटा 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। आरी बसन में जितने नंबर ऑफ अल्फा H होगा उतना ही उसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इस कार्बन पर तीनों H क्या है सिमेट्रिकल है, मींस सेम है। आरी बसन में यहां तो देखो कोई दिक्कत है क्या। फिर आपने पढ़ा है ना यार, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये है, इसका देखो काम कैसे आएगा, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। इसके पास अल्फा H कितना है 0, इसके पास कितना है 3, इसके पास कितना है 6, इसके पास कितना है 9। तो देखो जैसे आपने पढ़ा है ना, किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड का जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है ज्यादा होता है। तो यही सेम कहानी यहां पे होगा, मैं ऐसा बोल दूंगा इफ अल्फा H इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज। ये बात समझ में आया, जितनी ज्यादा अल्फा H होगा उतना ही उसका क्या बनेगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर कितना अल्फा H है 3, तो कितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है 3। तो यहां पर देखना, अगर आपको पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, एक सुपर प्राइमरी कार्बोकेटायन, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो आप आंसर क्या लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके पास 9 अल्फा H है तो यहां पर 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे कितना बनेगा बेटा 6, यहां पे कितना बनेगा 3, यहां पे कितना बनेगा 0। आ रही बात समझ में। तो आपको इतना याद रखना है, इफ नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेज। बस आपको अल्फा H आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके लिए सिंपल सा बोला है, sp2 कार्बन के पास जस्ट sp3 कार्बन, उसके पास जो H होता है उसी को क्या बोलते हो अल्फा H। बात समझ में आ रहा है। और देखो अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिख के देता हूं, मान लो ये 3 कार्बोकेटायन ऐसे लिख के देता हूं, एक इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक मान लो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मान लो ये 3 कार्बोकेटायन है, आपको बोलेगा इन तीनों कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको क्या करना है यहां पर अल्फा H आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां पे कितना, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसी कार्बन पॉजिटिव है, ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है, तो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहां पे कितना H होगा, तो ये आपका क्या होगा 1 अल्फा H।
ये आपका क्या होगा 1 अल्फा एच। यहां पर देखो ये वाला कार्बन है, ये sp2 है, तो पास वाला ये sp3, ये sp3, ये 2 से कनेक्टेड है, तो यहां पे क्या होगा 2, यहां पे कितना H होगा 1, टोटल कितना होगा 3 अल्फा H। यहां पर देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा होगा पास वाला, ये अल्फा 3 2 2 7 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दोगे? अरे बात समझ में? ठीक है, जितना अल्फा H होगा उतना ही क्या होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। आपको देखो ये वाला क्वेश्चन बताओगे आप? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे आया है। इसमें ये पूछा था हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम या अल्फा एच इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। हाउ मैनी अल्फा एच इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको देखो क्या करना है बेटा, ये sp2 है, पास वाला ये अल्फा है sp3, ये भी अल्फा, ये वाला बीटा, आपको तो अल्फा ही चेक करना है, तो 3 और 2 5, लेकिन ये भी अल्फा होगा, एक यहां पे होगा, टोटल कितना होगा 6 अल्फा एच है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और आपके पास है ना, है तो देखना, जेई 2011 में यही क्वेश्चन पूछा है, जेई मेन में 2011 में यही क्वेश्चन आया है कि इसके कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो वहां पे ऑप्शन दे रखा था 4 5 6 7, तो कई बच्चों ने क्या किया 3 और 2 5 लिख के आगे, एक ये भी होगा। अरे बात में 4 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 3 2 और एक एच यहां भी होगा, टोटल कितना होगा 6। देखो एक बार जेई 2011 का पेपर देखना, उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, हाउ मैनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग इन अल्फा एच। अच्छा हो जाएगा यार, बातें मत करो, ए लड़के क्या बात कर रहा है, हैं? हो जाएगा, इसमें देख लोगे। अच्छा देखो मैंने कल आपको ये बताया था प्लस आई, कल डिस्कस किया था ना, ड्यूटेरियम का प्लस आई ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से, कल बताया था। और प्लस आई CD3 का ज़्यादा होगा किससे, CH3 से। कार्बन कार्बन सेम है। ये आपका क्या है बेटा, नॉर्मल मिथाइल, ये आपका क्या है ड्यूट्रोमिथाइल, कल मैंने इसका नाम लिखा था ना। CD3 को क्या बोलते हो आप, ड्यूट्रोमिथाइल, ठीक है। और एक चीज़ देखना, अगर मान लो मैं आपसे एक ये बोला था ना बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बताओगे, CH बॉन्ड और CD किसका ज़्यादा होगा, CD का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि CD केस में क्या होगा, ड्यूटेरियम क्या होता है, हैवी होता है, उसका वाइब्रेशनल कोएफिशिएंट क्या होता है, कम होता है, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, बेटर होगा एज कंपेयर टू H, तो बॉन्ड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू H। अरे बात समझ में? अच्छा एक चीज और देखना, अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो कौन से इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आप एक ये वाला रूल याद रखना, AER-HCI। अगर किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, ठीक है। आई आपका जो होता है ना, आई का मतलब होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, आई का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। HC का मतलब हाइपर कंजुगेशन, R मतलब रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस, E मतलब होता है इक्वल RS, ठीक है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और A मतलब होता है बेटा एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद ही, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताओगे। देखना, एक CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन है, एक CD3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बात समझ में? अब देखिए बताओगे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। यहां पे हाइपर कंजुगेशन तो होगा नहीं, sp2 के पास में कोई sp3 नहीं है, sp2 के पास में कोई sp3 नहीं है, तो यहां तो बेटा एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा,
प्लस आई, और ड्यूटेरियम और एच किसका प्लस आई ज्यादा होता है? ड्यूटेरियम। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब ड्यूट्रोमिथाइल इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल मिथाइल। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें से बताओगे CH3 CH2 पॉजिटिव, CD3 CH2 पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड। अगर मान लो ये दो कार्बोकेटायन दे दिया, अब यहां पर देखना बेटा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, इसके पास में ये भी 3 अल्फा H है, यहां भी 3 अल्फा D है। D इसका है, H का आइसोटॉपिक है, यहां पर H पॉजिटिव बाहर निकल रहा था, यहां पर D पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप मेरे को बताओगे प्लस आई के अकॉर्डिंग देखूं तो ड्यूट्रोमिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है किससे? नॉर्मल मिथाइल से। तो प्लस आई के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरा देखना, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बेटा? CH बॉन्ड और CD बॉन्ड, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है? CD का। और हाइपर कंजुगेशन में क्या करते हो? कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक करते हो, क्या बनता है? H पॉजिटिव, और क्या बनेगा? D पॉजिटिव। तो किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा? CH। कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? CH। तो हाइपर कंजुगेशन किस में बेटर होगा? अगर आपको ऐसा बोलूं मैं, इसी के नीचे लिख दूं यहां पर, हाइपर कंजुगेशन किस में बेटर होगा? CH3 में बेटर होगा एज कंपेयर टू CD3। ये बात समझ में आ रहा है? CH3 में हाइपर कंजुगेशन बेटर होगा एज कंपेयर टू CD3, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में क्या करते हैं? कार्बन H और कार्बन और D का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, कार्बन H का बॉन्ड एनर्जी कम होता है किससे? ड्यूटेरियम से। अब आप बताओगे, अब यहां पर दो इफेक्ट लग रहा है, एक इंडक्टिव, दूसरा हाइपर कंजुगेशन। तो एक इंडक्टिव, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? हाइपर कंजुगेशन को। तो मोर स्टेबल क्या होगा बेटा? फर्स्ट। बात समझ में आया? अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक से ज्यादा इफेक्ट लगेंगे तब आपको ये वाला लाइन याद रखना है, AER-HCI। ए मतलब एरोमेटिसिटी, ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद। ई मतलब इक्वल RS, R मतलब रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, HC मतलब हाइपर कंजुगेशन, I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि ये वाला आपका कार्बोकेटायन क्या होगा? मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट आप बताओ तो। ये लिखा मान लो आपके पास ये 4 कार्बोकेटायन है, इनको आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बताओ तो। पहले यहां पर देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चारों में। तो पहले आप ये देखो अल्फा H कितना है? नहीं, ध्यान से देख, ध्यान से देख। अल्फा H क्या है? sp2 कार्बन के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन। चेक करके बताओ तो। 4 होगा। अच्छा देखो, सब में अल्फा H सेम है। देखो यार, ये sp2 है तो ये वाला sp3 है, ये कार्बन, लेकिन यहां पर तो कोई अल्फा H नहीं है, यहां पे कोई अल्फा H नहीं होगा, लेकिन यहां पे होगा। दो यहां पे होगा, 2 और 2, टोटल अल्फा H कितना है? तो वो तो 2 भी यहां भी है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 एंड 2 4, मतलब अल्फा H सब में क्या है? सेम है। इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग सबका स्टेबिलिटी क्या है? सेम। अब दूसरा इफेक्ट क्या देखेंगे बेटा? इंडक्टिव। अब यहां पर देखना यार, तीनों मिथाइल है, यहां पर मैंने एक मिथाइल के प्लेस पे क्या लगा दिया? ड्यूट्रोमिथाइल। यहां पर 2 ड्यूट्रोमिथाइल, यहां पर 3 ड्यूट्रोमिथाइल। आ रही बात समझ में? तो मिथाइल और ड्यूट्रोमिथाइल किसका प्लस आई ज्यादा होगा? ड्यूट्रोमिथाइल का। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बोलो? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए तब आप कैसे चेक करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। क्या वो सेम हो जाएगा फिर तो दोनों इक्वल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो
हाइपर कंजुगेशन अलग अलग है, इंडक्टिव भी अलग अलग है, तो अब हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अच्छा एक चीज़ और देखना, ये जो आपको रूल लिखा है ना, इसका बेटा एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन ऑफ AER-HCI। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक कार्बोकेटाइन मेरे पास ही है, एक कार्बोकेटाइन मेरे पास ही है, बताओगे इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? पहले आपके अकॉर्डिंग बताओ। दो कार्बोकेटाइन है, तो आप देखो कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एक तो इंडक्टिव लग रहा है, एक हाइपर कंजुगेशन। देखना यार, ये sp2 है, इसके पास वाला ये sp3, कितनी अल्फा एच है बेटा? 3। ये sp2 है, पास वाला ये अल्फा, कितना अल्फा एच है? यहाँ पे कितना है? 3 अल्फा एच। यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा ना यार। sp2 के जस्ट पास वाला ये sp3, 2 अल्फा एच होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। जहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा होगा तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये वाला एक एक्सेप्शन है, कैसे उसके पीछे मैं इसको और डिटेल में बताऊँ ना, कि यहाँ पर देखना इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? 3 Cl लगा हुआ है, इस कार्बन पर 3 Cl लगा हुआ है। कार्बन और Cl किसका ईएन वैल्यू ज़्यादा होता है? Cl का। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, और तीनों माइनस आई शो करेगा। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इससे खींचेगा, ये इससे खींचेगा। अब आप बताओगे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और पास में क्या लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई। यहाँ पे क्या है? CCl3 माइनस आई, तो यहाँ भी शो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक कार्बन बीच में आ गया। कल मैंने आपको बताया था ना, इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज इट इन्फ्लुएंस ड्रास्टिकली डिक्रीजेज, आफ्टर द थर्ड कार्बन ऑफ चेन इट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइनस आई किस केस में होगा? फर्स्ट में, इसके जस्ट जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? इसके कंपेयर में माइनस आई क्या होगा? कम। तो होना चाहिए फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है? एक्सेप्शन बोलो, लेकिन मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई क्या है? बहुत ज़्यादा है। माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर? हाइपर कंजुगेशन के ऊपर। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। एक यही एक्सेप्शन होगा इसका। इसके अलावा आपको हर जगह वही वाला रूल लगाना है, AER-HCI। कहां पर? FF आ गया तब भी लगेगा, हाँ वही माइनस आई लगेगा। हाँ बस आपको यही एग्जांपल मिलेगा, पर्टिकुलर जो एग्जांपल लिखा हो ना, बस Cl की जगह F लिख के दे देगा, या Br लिख के दे देगा, या I लिख के दे देगा, कोई भी हेलोजन आइटम दूसरा। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर भी देखो, मैंने आपको ग्रुप में जो नोट्स डाला है ना, और भी एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप कर लेना, नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट देखना, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। अब ये देखो यार, सबसे स्मॉलेस्ट अल्कीन तो ये होता है। क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि यार ये भी sp2 है, यार ये भी sp2 है, इसके पास अल्फा एच ही नहीं है। कितना है? 0 अल्फा एच, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यहां पर चेक करो, ये आपका क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन। अब यहां पर देखना यार, इस कार्बन पे एच है तो यहां भी एच है, तो ये sp2, इसके पास वाला ये sp3, कितनी अल्फा एच है? 3, तो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अब इधर देखना कि ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। देखो यहां पर एच है, यहां भी एच है, यहां पर दूसरा एच है, यहां पर दूसरा क्या है? मिथाइल। तो और एच के कंपेयर में मिथाइल का प्लस आई क्या होता है? ज्यादा होता है। एच के कंपेयर में मिथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है, तो एक तरह से क्या होगा? ये इसको धक्का मारेगा या पुश करेगा, तो बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? CH3। CH3 क्या शो करता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला।
माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H आपका नहीं तो प्लस आई शो करता है नहीं माइनस आई, और CH3 क्या शो करता है प्लस आई। प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला। बात समझ में आता है। बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा तो हेड पे क्या आएगा, बोलो हेड पर नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए नेगेटिव। कार्बन H का बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बेटा, ऐसे, ये रेजोनेंस का साइन जैसा बना देना यहां पर, ये आपका क्या बन जाएगा H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखो तो यहां पर क्या है नेगेटिव, ऐसे लिख दिया, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में न्यू पाई बॉन्ड बना, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है कार्बन को, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करा तो कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन डोनेट करा तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव। देखो इससे ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या। अब इस कार्बन पर तीनों के तीनों H क्या है सेम, अगर ये H हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है तो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। टोटल कितना बनेगा इसका, ऐसा बना दूं, तो इसका कितना बनेगा बेटा 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है। फिर यहां भी मैं वही लाइन बोल दूंगा, इफ नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज। अरे बात समझ में, जितने ज्यादा अल्फा H होगा उतना ही अल्कीन का क्या होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, और जिस अल्कीन का हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा तो उस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अरे बात समझ में, number of alpha H increases then stability of alkene increases। समझ में आ रहा है। जैसे आपको अगर ऐसा बोले ये अल्कीन है, ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। ये 5 अल्कीन है, इन पांचों अल्कीनों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे ज्यादा क्या होगा फिफ्थ। कितना अल्फा H है यहाँ पे बोलो 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 5 4 3 2 1। आ रही बात समझ में, ये लिखा लिखना है, ये ग्रुप में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको सिंपल समझना है, वहां से वो कॉपी कर लेना। अब देखो कल जैसे इधर देखना, कल जैसे वो लड़की बोल रही थी ना सर ये वाला मेजर क्यों बनाया आपने, कल मैंने बोला ब्यूटा 1,3 डाइन के अंदर HBr का एडिशन करता हूं तो एक 1,4 एडिशन होता है, ये क्या होता है 1,2 एडिशन होता है। एक तो ये बनाया था और एक ये बनाया था, अगर याद हो तो देखो, ठीक है। अब ये आपका यह प्रोडक्ट क्या बन रहा है अल्कीन बन रहा है। अब यहां पर चेक करो अल्फा H कितना है 3 और 2 5, यार ये sp2 ये sp2 के पास वाला ये अल्फा, इस sp2 के पास वाला ये अल्फा, 3 और 2 कितना हुआ 5 अल्फा H, ये sp2 इसके पास वाला ये sp3 यही अल्फा, यहाँ पे अल्फा H कितना है 1। तब मैंने बोला था ना ये वाला प्रोडक्ट क्या बनता है मेजर बनता है, ये वाला क्या बनता है माइनर। अरे बस हमने, क्योंकि ये अल्कीन क्या होता है मोर स्टेबल होता है, ये अल्कीन क्या होगा लेस स्टेबल। यहां पर 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे कितना बनेगा 1। अरे बस हमें, इसलिए मैं बोला ये वाला मेजर बनेगा ये माइनर। और अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, जब अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ाऊंगा ना, तो यहां पर एक कहानी और होता है, ये बनता है टीसीपी होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये बनता है केसीपी होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। टीसीपी वाला क्या होता है डिफिकल्टी के साथ बनता है, लेकिन एक बार बन जाता है तो क्या होता है मोर स्टेबल होता है। अरे बात समझ में, टीसीपी में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा ना केमिकल काइनेटिक्स में,
रिएक्टेंट और, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी होता है उसी को क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो टीसीपी वाला डिफिकल्टी के साथ बनता है, लेकिन एक बार बन जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, टीसीपी के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और केसीपी के लिए कम टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन ये आता है अल्कीन के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आता है? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताओगे? जैसे मान लो एक अल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, ठीक है, आपने वो पढ़ा है ना, DU तो पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है ना। तो DU का फॉर्मूला होता है ना, DU बराबर क्या होता है, C+1 नेगेटिव H प्लस X माइनस N/2। अगर किसी कंपाउंड का DU 1 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उस कंपाउंड के पास या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड का DU 2 है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। अरे बस में तो इसका DU निकालो, DU कितना आ रहा है, 1। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। देखो, एक तो ये बन जाएगा यार CH3CH2, एक तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 बना, एक आपका क्या बन जाएगा, ब्यूट 2, एक आपका क्या बनेगा, आइसोब्यूटीन, ये भी तो बन जाएगा यार। देखो C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको बताना है कि इन तीनों अल्कीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आपको क्या करोगे, अल्फा H आइडेंटिफाई करोगे। पहले वाले में कितना अल्फा H है, sp2 पास वाला, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा होगा ना। कितनी अल्फा H अल्फा कार्बन पर, यहां पर 2, यहां पर कितना होगा sp2 ये sp2 ये भी अल्फा ये भी अल्फा। अगर आपको मैं बोलूं तो आप इजी वे में बता दोगे, अगर फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, थर्ड, क्योंकि अल्फा H ज्यादा है। लेकिन अगर सर आपसे पूछूं मैं, सेकंड और थर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अल्फा H क्या हो गया, सेम। तब कैसे चेक करेंगे, रेजोनेंस कहाँ होगा, रेजोनेंस का कंडीशन कहाँ है? देखो, दोनों के पास 6 अल्फा H है तो दोनों का 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लो मैं ये ले रहा हूं ब्यूट 2 वाला, आप बता दोगे। देखो ये वाला ब्यूट 2 है, ये तो तुम्हारा सिमेट्रिक अल्कीन है ना, दोनों साइड मिथाइल है, तो आप कैसा भी ब्रेक करो। अगर मान लो आप ऐसा ब्रेक कर रहे हो तो ये वाला बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हो जाएगा और इसका क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। ये वाला समझ में आ रहा है क्या, डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH3, ऐसे ही ये वाला बन जाएगा, 3 इधर बनेगा और 3 इधर, टोटल कितना बनेगा, 6। लेकिन दूसरा मैं ले रहा हूं आइसोब्यूटीन, अब यहां पर देखना है यार, यहां तो आप ये तो सिमेट्रिक, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक अल्कीन है। अब यहां पर ये तो अनसिमेट्रिकल है, इस कार्बन पर 2 H है, इस कार्बन पर क्या 2 मिथाइल, मिथाइल क्या शो करता है +I, धक्का मारेगा तो बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि +I क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब हेड पे क्या आएगा नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये CH बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा यार, ये H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है CH2 नेगेटिव, एक इसका इंटरमीडिएट ये बना, इसका इंटरमीडिएट ये बना। अरे वास्तव में 6 इसका बनेगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 6 इसका बनेगा। लेकिन यहां पर देखना क्या है, आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां भी क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बोनाइल बना। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बोनाइल बना।
यहां पर देखो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो कितने कार्बन से कनेक्टेड है 1, तो ये कौन सा बना 1 डिग्री कार्बोनाइन। और कार्बोनाइन तो जानते हो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 321, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो कार्बोनाइन का क्या हो जाएगा उल्टा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखना इस केस में ब्यूटेन के केस में 2 डिग्री कार्बोनाइन बनता है इंटरमीडिएट। यहां पे क्या बनता है आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री कार्बोनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। और जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट जाएगा। अरे बात समझ में। तो अब बताओगे अगर अल्फा एच सेम हो जाए तो कैसे चेक करोगे इंटरमीडिएट। अरे बात समझ में। तो अगर आपसे पूछे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल कौन सा है आइसोब्यूटेन, तो आप ऑर्डर क्या लिखोगे बेटा 3 आइसोब्यूटेन। अब देखना आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है नहीं, इतना तो पढ़ा है ये वाला जीआई शो करेगा सिस अल्कीन सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन। सिस और ट्रांस जानते हो सेम एटम और सेम ग्रुप, सेम एटम और सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड होता है तो क्या होता है सिस, अपोजिट होगा तो ट्रांस। तो ये वाला सिस और ट्रांस होगा। इसमें से भी इसका देखो ट्रांस ज्यादा होगा किससे सिस से सेकंड में, और उसके बाद क्या होगा बेटा फर्स्ट। देखो बात समझ में आ रहा है क्या एक्स्ट्रा। अच्छा देखो बात समझ में आ रहा है कि ये वाला देखो सबसे ज्यादा आइसोब्यूटेन, उसके बाद ब्यूटेन अल्फा एच सेम हो जाए तो आप क्या देखोगे इंटरमीडिएट। यहां पे 1 डिग्री बन रहा है यहां पर 2 डिग्री बन रहा है ठीक है। और ये आपका जो अल्कीन है ना आइसोमेरिज्म से हम डिस्कस करेंगे, ये सिस बनता है और क्या बनता है ट्रांस। और सिस और ट्रांस में से भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आया। तो ट्रांस सिस देन फर्स्ट। तो अब अल्कीन का कहानी समझ में आता है। अगर आपको कोई भी 2-3 अल्कीन दे देगा आप बता दोगे कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। बस एक ही कहानी याद रखना है, इफ नंबर ऑफ अल्फा एच इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज। अगर अल्फा एच सेम हो जाए तो क्या कंपेयर करोगे इंटरमीडिएट आपका कौन सा है 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। समझ में आया। देखो अल्कीन से एक चीज और रिलेट करता हूं मैं, आपने ये पढ़ा है देखो एक बातें मत करो यार, डेल एच इसको जानते हो क्या बोलते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल एच क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे देखो आपके पास ये अल्कीन है, इसका हाइड्रोजनेशन करूं किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो आपका क्या होगा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर सिंगल बॉन्ड के अंदर। अब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलता है उसी को क्या बोलते हो डेल एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कैसे देखो यार ये आपका अल्कीन है ये आपका अल्केन है। अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई। अल्केन के अंदर सारे के सारे सिग्मा है और आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होता है सिग्मा, पाई बॉन्ड क्या होता है वीक। तो ये आपका क्या होगा बेटा लेस स्टेबल, ये आपका क्या होगा मोर स्टेबल। और जब भी आपका लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा तो एक आप जानते हो जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है कम, लीस्ट एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। आ रही बात समझ में। तो इस ये आपका क्या है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल से किस में जा रहा है मोर स्टेबल में। इसका मतलब क्या है इसका एनर्जी ज्यादा होगा इसका एनर्जी कम, तो इसका मतलब क्या होगा एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा डेल एच। आ रही बात समझ में। अब अगर आपको मैं एक लाइन बोलूं मैं ऐसा लिख दूं डेल एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। यार जो अल्कीन जितना लेस स्टेबल होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, जो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका क्या होगा एनर्जी कम रिलीज होगा। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डेल एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अरे बात समझ में। जो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा डेल एच उतना ही कम निकलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है कि आपको 3-4 अल्कीन दे देगा फिर आपको पूछेगा डेल एच के ऑर्डर में अरेंज करो आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो आप क्या करना स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर लेना,
जो अल्किन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका डेलेज क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्किन लिखना, तो डेलेज का ऑर्डर क्या कर देना, उसका रिवर्स कर देना। बात समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आ रहा है डेलेज का? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ऐसा करना, देखो ज़्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, जो नोट्स डाले ना उसमें 2 या 3 पेज होंगे, आप कॉपी कर लेना साथ के साथ, या कोशिश करो अगर आप ज़्यादा कॉपी करके लेकर जाओ। जैसे मान लो ये पढ़ा है ना, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी से आगे के 3-4 पेज कॉपी करके लेकर आना। अब क्या करना, क्लास में नोट्स लेके बैठना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे मान तो मैंने नोट्स में ऐसे लिखा है, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आप पेंसिल से मार्क कर देना उसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं करें, डेली के 3-3-4 पेज आप लिख सकते हो यार, इतना तो ठीक है। अब 3 या 4 पेज एक्स्ट्रा लिख के ले आना और पेंसिल साथ में रखना, जो भी मैं बोलता जाऊँ पेंसिल